हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पहले पार्ट में लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक के फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग साधारण विधि से पढ़े। इस पार्ट में हम लोग उसी चीज़ को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 6, 72 और 120 है। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग तो भाग विधि से साधारण विधि से पढ़ चुके हैं। आज अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा विधि नहीं हो जो आपसे छूटना चाहिए। मेरा कोशिश यही है कि सारे ट्रिक को और सारे विधि को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। थोड़ा सा वीडियो का पार्ट अलग अलग हो जाता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देख लिया कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 को लिखेंगे, यहाँ फिर 72 लिखेंगे, फिर 120 लिखेंगे। जितनी भी संख्या हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब इस 6 को हम लोग छोटी छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 का इधर लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 तिहाई 6 होता है ना, ये लघुत्तम हो गया। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसको लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, उसी तरह हम लोग 72 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो ये कितने क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग 120 का निकालेंगे। तो चलिए 120 का लघुत्तम निकालते हैं। मतलब लघुत्तम मीन्स छोटी छोटी पार्ट में इसको तोड़ेंगे, इसलिए इसको लघुत्तम निकालना होता है। 60, ठीक है, इससे 2 से करेंगे 30, इसको 2 से करेंगे 15, फिर इसको 3 से करेंगे 5 या 15। तो इसका क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड से तो हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, अब एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि इन तीनों में जितनी भी संख्या हो, 2 हो 3, कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उससे कोई मायने लगता है। जब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिए, इसलिए मैं एलसीएम और एचसीएफ आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए। थोड़ा भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जितनी भी संख्या दिया रहता है जिसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा अंक तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले निकाला ये 2 और ये 2, ये दोनों तीनों में कॉमन है। तो इस तीनों 2 के बदले में जो कॉमन तीनों में उसको 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन अंक है, इधर उधर हो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये संख्या 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो 3 लिख देंगे। समझ गए, ध्यान से देखिए। 2 हो गया, 3 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या तो ख़त्म हो गया, इसमें अब कोई संख्या बचा नहीं, अब उसको जाने दीजिए। नहीं बचा तो उससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, अब इन दोनों संख्या में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन है, तो इन दोनों के बदला में 1 2 लिख देंगे। फिर यह 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के बदला में 1 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 3 ऊपर है, 5 है, दोनों में कोई कॉमन एक दूसरे से नहीं, तो जो बच जाएगा उसको भी हम लोग लिख देंगे एक एक करके। ठीक है, इतना लंबा लिखने के बाद इन सभी को हम लोग गुना करेंगे। गुना कीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिरका 180, 180 दूना 360, 360 एक क्या आया, एलसीएम आया। ठीक है, अब ऐसे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बहुत ही इजी है। इसी क्वेश्चन पे देखिए, इसमें हम लोग पहले एलसीएम में पहले क्या किए थे, कॉमन लिए थे जो तीनों में हो। उसके बाद संख्या ख़त्म होने के बाद
जो दोनों में कॉमन हो उसको लिए, फिर उसके बाद जो नहीं कॉमन था, जो सिंगल बच गया तो उसको सिंगल भी हम लोग लिख दिए और उसके बाद उसको गुना किए, आंसर है। HCF में वैसा नहीं करते। यहाँ जितनी भी संख्या दिया रहता है उन सभी संख्या में जो संख्या कॉमन हो सिर्फ उसी को लिखते हैं, सिर्फ उसी को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्या दिया रहता है उन सभी में जो संख्या कॉमन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है तीनों में कॉमन है, इस 2 के बदले में एक 2 लिख दिए गुना, और ये 3 तीनों में कॉमन है तो इस 3 को लिख दिए। बाकी ऊपर में ये 2 दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन नहीं है उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसको लिखेंगे ही नहीं। LCM और HCF में यही अंतर होता है अभाज्य गुणनखंड में, समझ गए? इसलिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ये 2 और 3 हो गया, बस इतना ही को गुना कर दें, 3 दूना 6। सेम क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में मैंने साधारण विधि से LCM और HCF निकाला था। इसी क्वेश्चन को मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें LCM और HCF निकाला। LCM कितना आया 360, HCF कितना आया 6, है ना। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको ये हो रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जान रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन एक चीज़ है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि LCM जो होती है ये छोटी संख्या होती है, ये सबसे छोटी संख्या होती है, और HCF जो होती है ये सबसे बड़ी संख्या होती है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब आप मुझसे बोलिएगा, यहाँ आप छोटी सर बोल रहे हैं, यहाँ तो 360 है, यहाँ बड़ी बोल रहे हैं 6 है, ये कैसे हो जाएगा? यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब समझिए क्यों कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, समझिए। याद रखिएगा LCM छोटी होती है लेकिन वो दिखने में बड़ी होगी, और HCF बड़ी होती है लेकिन वो दिखने में छोटी होगी। अपोजिट, जैसे हम लोग जिसका उच्चारण करेंगे जस्ट दिखने में उसका विपरीत होगा। ध्यान रखिए, कान खोल के सुनिए इस चीज़ को। जो दिखने में छोटी होगी वो बड़ा होगा, जो दिखने में बड़ी होगी वो छोटा होगा। क्यों होगा देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ। ये जो 360 है ये छोटी संख्या है जो दिए हुए क्वेश्चन जो यहाँ पे इन सब से विभक्त हो जाए। मैंने बोला था ना LCM क्या होता है, जो आंसर आता है दिए हुए क्वेश्चन से, सभी क्वेश्चन से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो, आंसर क्वेश्चन से विभाजित हो जाए। और HCF में क्या होता है, महत्तम में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर से विभक्त हो जाए, उल्टा होता है। लघुत्तम में जो आंसर आता है वह आंसर दिए हुए क्वेश्चन से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, कट जाए। और महत्तम में क्या होता है कि जो आंसर आता है उससे दिए हुए क्वेश्चन पूरी तरह से विभक्त है। जैसे यहाँ 6 से 6 भी कट जाएगा, ये 6 से 72 भी कट जाएगा, ये 6 से 120 भी कट जाएगा। अब ये बड़ी संख्या क्यों हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। 6 से तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन इससे छोटी संख्या 6 से क्या है, 2 है ना, ये 2 से भी देखिए ये तीनों कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तीनों कटेगा। तो 2 क्या हुआ, 6 से छोटी हुआ कि नहीं हुआ। इस 3 से भी ये सारे क्वेश्चन कट जाएंगे, 6, 72, 120, 3 से भी कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे। तो ये 6 छोटी संख्या कैसे होगी, ये तो बड़ी संख्या होगी ना। मतलब कहने का मतलब ये विभक्त करने की सबसे बड़ी संख्या है। और इस 6 के बाद कोई ऐसी संख्या 12, 14 कोई भी ऐसा संख्या नहीं आएगा। अगर 6 से बड़ी क्या होगा, 12 होगा। 12 से ये 72 तो कटेगा, 120 तो कटेगा, लेकिन 6 कटेगा नहीं कट। इसलिए मैं बोला कि ये जो 6 होगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे कि दिया हुआ क्वेश्चन पूर्णतः विभक्त हो जाए। इससे कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो सभी के सभी दिया हुआ क्वेश्चन का सभी अंक कट जाए। 6 के बाद 7 लीजिएगा, 7 से कोई तीनों संख्या नहीं कटेगा। 8 लीजिएगा, कोई नहीं कटेगा। लेकिन 6 से नीचे 2 से ये तीनों कटेगा, 3 से ये तीनों कटेगा, और लास्टली क्या होगा, 6 से तीनों कटेगा। 6 के बाद अगर कोई भी एक संख्या बढ़िएगा तो ये क्वेश्चन पूर्णतः तीनों का तीनों विभक्त नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था कि 6 महत्तम का जो आंसर आता है वो सबसे बड़ी होती है लेकिन देखने में छोटी होती है। अब लघुत्तम, मैंने लघुत्तम में क्या बोला आपको कि जो आंसर आएगा वो आंसर क्वेश्चन से कटना चाहिए, ठीक है। अब 360 जो है 6 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, और 120 से भी कट जाएगा, ठीक है। कटेगा, पूर्णतः कटना चाहिए, कट जाएगा।
अब लेकिन 360 से 300 आप नीचे कोई भी संख्या लीजिए, 360 से नीचे कोई भी संख्या लीजिए, 200 250 आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई भी संख्या लीजिएगा ये तीनों से लगातार नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। सबसे छोटी कोई संख्या है तो मान 360 है जो कि तीनों से कटे। इसके बाद आप मान लीजिए 360 के बाद 720 ले लीजिए, कोई संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए 720। ये 720 इस तीनों से कट जाए, 6 से भी कटेगा कटिए, 72 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा। इसके बाद और भी संख्या आएगा, 360 के बाद ही कोई ऐसा संख्या आएगा जो क्वेश्चन से पूर्णतः भी होता है। लेकिन 360 से कोई भी एक अंक भी आप नीचे लेके रखिए या 0 लीजिए, 1 लीजिए तो नहीं कटे। यानी ये क्या हुआ, कटने वाला सबसे छोटी संख्या और एक काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने क्यों बोला कि एलसीएम का जो आंसर आता है वो सबसे छोटी संख्या होता है, एचसीएफ का जो आंसर आता है वो सबसे बड़ी संख्या होता है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे आशा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक होगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा, कोई लिखा पढ़ी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखिएगा उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।